हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो 27 तारीख को एग्जाम हुआ है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का। इसमें हम आज ऑप्शन और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे न्यूमेरिकल का, कि इसमें आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि कौन कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सेक्शन अ यानी खंड अ का अगर सेक्शन ए की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल क्रमशः F1 एवं F2 है। यदि इलेक्ट्रॉनों के मध्य माध्यम का परिवैद्युतांक अनंत हो जाए तब। अगर इसका ऑप्शन देखते हैं तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। देखिए पहले इसका तर्क देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए पहला जो तर्क होगा गुरुत्वाकर्षण बल यानी F1, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए F1 क्या होगा हमारा अपवर्तित रहेगा। F1 क्या होगा अपवर्तित रहेगा। तो देखिए अपवर्तित में अगर हम देखें तो F1 अपवर्तित यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो दो ऑप्शन यानी पहला और दूसरा में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं फिर कह रहा है दूसरा, अगर इसका तर्क देखते हैं तो कह रहा है वैद्युत बल यानी F2, ठीक है, का जो फार्मूला होता है अगर हम देखें F2 बराबर क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, और होता है Q1 Q2/r², यही होता है। कह रहा है यहाँ पर अगर के अनंत हो जाए, यहाँ पर देखिए परावर्तनांक क्या हो जाए अनंत बोला है, तो के अनंत हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा हो जाए तो F2 का मान है क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो F2 हमारा कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यानी यहाँ पर क्या होता है अनंत, यानी इसको 1/0 लिखेंगे, यानी के की जगह हम क्या लिखेंगे 1 देखिए इन्फिनिटी यहाँ पर लिखेंगे इन्फिनिटी, और अगर इन्फिनिटी को हम चेंज करना चाहें तो 1/0 होता है, तो 1/0 तो जीरो ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा F2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसलिए पहले का हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, करा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में संतृप्त धारा का मान निम्न पर निर्भर करता है। ठीक है, ख नंबर अगर हम देखें तो ख का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए पहले इसका देख लेते हैं कि कैसे सही हो सकता है। ठीक है, करा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में संतृप्त धारा का मान निर्भर करता है। तो कैसे, देखिए प्रकाश वैद्युत धारा का मुख्य रूप से सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, जो सीधे प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, आवृत्ति केवल इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा तय करती है। इसका मतलब कौन सा हमारा सही हो जाएगा। अगर पहले के ख का देखें तो पहले का ख का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है, अगर इसी तरह हम ग नंबर क्वेश्चन देखें, ठीक है, ग नंबर क्या कर रहा है एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज एक ही स्थान पर आरोपित यानी 4 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर के वैद्युत एवं 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के बिना किसी विचलन के निकल जाती है इलेक्ट्रॉन पुंज की गति होगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारा अगर हम देखते हैं तो ई का मान दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन पुंज यानी ई का मान दे दिया है। ई का मान यहाँ पर हम देखते हैं कितना दिया है 4 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर दिया है। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करें वेबर दे दिया, यहाँ पर देखिए इससे हम क्या पता चल रहा है, यानी बी का मान दे दिया है 2 × 10⁻³ ठीक है, ये हो जाएगा क्या वेबर पर मीटर, ठीक है, स्क्वायर, ये दे दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ अगर हम फार्मूला देखेंगे तो क्यू ई बराबर होता क्या है क्यू भी, ठीक है, और बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखें अगर ये और ये तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें भी की वैल्यू तो भी बराबर क्या हो जाएगा E/B। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा। देखिए ई की मान, ए की मान यहाँ दिया कितना दिया 4 × 10⁻⁴ ठीक है, और बी का मान दिया है 2 × 10⁻³ ठीक है, इसको अगर आप काटेंगे तो आएगा कितना 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहा है घ नंबर, देखिए 10 ओम और 15 ओम के प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन को भी वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका अगर हम देखते हैं तो आंसर क्या होगा। देखिए पहले देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अगर समांतर क्रम संयोजन की मुख्य विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर समान रहता है, जबकि धारा उनके प्रतिरोध के अनुसार बढ़ जाती है। ठीक है, तो बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रतिरोधों में विभवांतर का पतन समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, एक उत्तल का मतलब होता है प्लस, ठीक है, एक अवतल लेंस यानी माइनस, ठीक है, परस्पर संपर्क में रखे हैं, दोनों की फोकस दूरियां f समान है, संयोजन का व्यवहार होगा। पहले देख लीजिए, यानी अगर हम देखते हैं, देखिए एक उत्तल लेंस प्लस ले लिया और एक अवतल लेंस माइनस, दोनों की फोकस दूरियां क्या है समान है। तो यहाँ पर अगर संयोजन की शक्ति देखते हैं, यानी P बराबर देखते हैं तो क्या होता है हमारा P1 + P2 यही होता है, या इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/f नेट,
लिख बराबर क्या होता है 1/f अब प्लस दूसरा वाला 1/-f, यही तो होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/f नेट इसकल टू कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/f। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, यदि अगर हम देखते हैं शक्ति जो है शून्य हो गई, ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी हो गई, हमारी फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसा काम करेगा हमारा, तो ये हमारा समतल प्लेट की जैसा काम करेगा। ठीक है, समतल प्लेट के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अगर देखिए पलट देंगे, यानी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 यानी 1/f नेट होगा। ठीक है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा f नेट इक्वल टू 1/0 और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो इन्फिनिटी यानी क्या हो जाएगा हमारा, तो यह फोकस दूरी समतल कांच की प्लेट होती है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा समतल प्लेट जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दर पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका अगर हम आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तरंग दर यानी तरंग दर डी ब्रॉगली के अनुसार अगर हम देखें तो देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, लेमडा बराबर होता है h/p, यही तो होता है। ठीक है, और p यानी p क्या होता है हमारा संवेग यानी m भी होता है। ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखिए जो लेमडा है वो हमारा क्या है, ठीक है लेमडा, और एक द्रव्यमान यानी m हमारा क्या हो गया द्रव्यमान हो गया, v क्या हो गया हमारा वेग हो गया, और यहाँ पर अगर देखें p हमारा क्या है, p अगर देखें तो संवेग है। ठीक है, इस पर तो निर्भर कर रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए चार्ज देखिए द्रव्यमान पर निर्भर करता है डी ब्रॉगली, यहाँ पर द्रव्यमान है। ठीक है, वेग भी है। ठीक है, संवेग है यानी p भी है हमारा, इस पर भी तो निर्भर करता है, सिर्फ चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, तो यानी चार्ज पर। च का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं देखिए तो ये आपके ऑप्शन हो गए। ठीक है, कंप्लीट। आप अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा, देखिएगा कितना ऑप्शन आपके सही हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथे का यानी खंड ब सेक्शन बी अगर हम देखते हैं कह रहा है एकल झिर्री के विवर्तन प्रारूप में निम्नलिखित की स्थिति के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा, तो देखिए एकल झिर्री के विवर्तन में एनवें निम्नलिखित के लिए क्या होता है, डी बराबर होता है डी साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा एन। ठीक है, एन लेमडा होगा, क्या होगा हमारा एन लेमडा। ठीक है, एन लेमडा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं डी क्या होता है हमारा, यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ डी बराबर क्या है झिर्री की चौड़ाई है। ठीक है, झिर्री की चौड़ाई है। ठीक है, और अगर थीटा की हम बात करें तो थीटा क्या है विवर्तन कोण होता है। ठीक है, विवर्तन कोण होता है। ठीक है, और यहीं पर यन की वैल्यू देखें, यन हमारा क्या होता है तो निम्नलिखित क्रम का, जैसे कि क्या होता है हमारा निम्नलिखित क्रम से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पर लेमडा देखें क्या होता है तो हमारा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना था क्योंकि ये 1 मार्क्स का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें क्या होता है तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी नाभिक का अस्थायित्व मुख्यतः किस कारक पर निर्भर करता है। किसी नाभिक का अस्थायित्व मुख्यतः किस कारक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, किसी नाभिक का अस्थायित्व मुख्य रूप से उसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर निर्भर करता है। जिस नाभिक के लिए यह मान अधिक होता है वह उतना ही क्या होता है अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, बस इतना ही लिखना है आप लोग को क्योंकि 1 मार्क्स के नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए सिंपल में क्या लिखेंगे, किसी नाभिक का अस्थायित्व मुख्य रूप से उसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ठीक है पर निर्भर करता है। जिस नाभिक के लिए यह मान अधिक होता है वह उतना ही अधिक अस्थाई होता है। बस हो गया ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें और ग नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से उत्सर्जित होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, एक सिंपल सा डिफिनेशन लिखेंगे, रेडियो एक्टिव विकिरण। ठीक है, रेडियो एक्टिव विकिरण कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, यही तो होते हैं किरणें परमाणु के नाभिक ठीक है में से उत्सर्जित होते हैं। यह एक नाभिकीय घटना है, बस इतना ही लिखना है। देखिए एक बार और बोल देते हैं, रेडियो एक्टिव विकिरण जैसे कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्फा बीटा ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरणें ठीक है परमाणु नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। यह एक नाभिकीय घटना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है करा घ नंबर रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, मैं डिफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रयोग का मुख्य निष्कर्ष यह था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, और परमाणु का समस्त धन आवेश तथा लगभग पूरा द्रव्यमान केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं अ नंबर किसी सेल के वैद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखिए। ठीक है, किसी सेल के वैद्युत बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है,
की परिभाषा लिखना था। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए बहुत आसान था, इसका परिभाषा है एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ठीक है, प्रवाहित करने में सेल द्वारा की गई ऊर्जा को उस सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। बस इतना ही लिखना था ईएमएफ। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा की गई ऊर्जा को उस सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ये था इसका आंसर। ठीक है, अगर इसी क्रम में हम 4 नंबर देखते हैं तो कह रहा है यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन कर रही हैं तब इसका निहितार्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी। ठीक है, जो कि वास्तव में असंभव है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन ए था यानी सेक्शन बी, सेक्शन ए और बी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, हमारा यहाँ पर सेक्शन ए भी था, ये भी था, कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। ठीक, सेक्शन बी भी कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर। देखिए यहाँ पर सेक्शन सी जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन तीसरे का कह रहा विस्थापन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा चालन धारा से किस प्रकार भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे, विस्थापन धारा क्या होती है, तो हम इसका लिखेंगे समय के साथ बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स के कारण उत्पन्न होने वाली धारा को विस्थापन कहते हैं। यह धारा तब अस्तित्व में आती है जब संधारित्र की प्लेटों के बीच मध्य में विद्युत क्षेत्र बदलता है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, अगर इसका हम सूत्र देखें तो देखिए यहाँ पर विस्थापन धारा चालन किस प्रकार से भिन्न होती है, तो अगर हम इसका सूत्र देखते हैं तो क्या होता है, आई डी बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, ई साइलेंट 0 डी फाई, ठीक है, ई अपॉन डी टी, यही होता है। जहां से इफ साइलेंट हमारा क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और ये जो होता है ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को इसमें लिखना था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ख नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं, कह रहा है एक अचालक वेलन एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई के पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः भीतर रखा है, बेलन की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम कुछ बता देते हैं जितना डिफिनेशन है। कह रहा है देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई के भीतर स्थित बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि बेलन बंद है और उसके अंदर कोई आवेश यानी क्यू जो इनक्लोज है वो नॉट क्या है, 0 नहीं है। इसलिए गॉस के नियम अनुसार प्रवेश करने वाला, ठीक है, फ्लक्स और बाहर निकलने वाला फ्लक्स एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, बस अब बाकी आप इसको लिख सकते हैं, जो भी इसका डेरिवेशन था आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, ग नंबर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, करा है पृथ्वी को, ठीक है, 12,800 किमी व्यास का गोलीय चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। यहां पर अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया है व्यास, दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, ये व्यास दिया है, तो व्यास मतलब होता है हमारा डी कितना दिया है, तो 12,800 दिया है किलोमीटर। ठीक है, अगर हम त्रिज्या निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6400 किलोमीटर, यही तो आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये हो गया हमारा 6400। उसके बाद क्या रहा है, देखिए जो सूत्र होता है गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, सी बराबर होता है 4 पाई इफ साइलेंट 0 आर, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं, ठीक है, कि जो इसकी वैल्यू होती है, देखिए ये क्या होता है 1 अपॉन, ठीक है, 4 पाई इफ साइलेंट 0 का मान जानते हैं कितना होता है, 9 गुणे 10 पे घाते कितना होता है 9, ये तो हम जानते हैं। अगर इसको हम व्युत्क्रम कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 पाई इफ साइलेंट 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो अब सी की वैल्यू, अगर हमारा फार्मूला ये है, ठीक है, यहाँ से सी की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले देखते हैं 4, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और हम फार्मूला लिख लेते हैं, 4 पाई इफ साइलेंट 0 और यहाँ पर आर त्रिज्या है, तो देखिए इसकी वैल्यू हम अभी निकाले हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं, देखिए यहाँ पर कितनी होगी, तो यहाँ पर हम रख देते हैं कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यही होगा, और इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर है त्रिज्या 6400, यही तो है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 0 पॉइंट, ठीक है, 711 इंटू 10 टू द पावर -3 f। ठीक है, तो अगर इसको हम माइक्रो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यानी c बराबर कितना हो जाएगा, 711 इंटू 10 टू द पावर -6 f। ठीक है, अभी मैंने बस क्या किया है, इस पॉइंट को इस साइड में ले गया, तो ठीक है, तो अब c बराबर कितना हो जाएगा,
711 और इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इस वाले को हम क्या करते हैं, म्यू से लिख सकते हैं ना, माइक्रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू एफ हो जाएगा। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी, 711 होगी। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, अगर इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए घ नंबर है यहाँ पर, कह रहा है नाभिक की त्रिज्या एवं उसकी द्रव्यमान संख्या में संबंध का सूत्र लिखिए और दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखते हैं घ का आंसर, ठीक है, तो घ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है बताते हैं। ठीक है, घ का अगर हम आंसर देखते हैं तो देखिए घ हमारा होगा, कह रहा नाभिक, मान लीजिए माना नाभिक की त्रिज्या r, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या a में संबंध अगर देखें तो r बराबर होता है हमारा क्या, r नॉट a पर पावर 3। ठीक है, जहां r हमारा क्या होता है, r नॉट होता है क्या, एक नियतांक होता है और इसका मान लगभग कितना होता है, 1.2 गुणे 10 पे घाते -15। ठीक है, क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और नाभिक की अगर घनत्व है, देखिए इसमें घनत्व की वही बात किया है। ठीक है, द्रव्यमान और घनत्व, घनत्व द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें तो कह रहा है नाभिकीय घनत्व, अगर मान लेते हैं नाभिकीय घनत्व को हम क्या किए, रो से। ठीक है, तो रो बराबर क्या होता है हमारा, इसको लिख सकते हैं एम ए। ठीक है, तो और आयतन अगर हम देखते हैं तो आयतन हमारा क्या होगा, आयतन होता है हमारा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। ठीक है, तो हमारा रो बराबर हो जाएगा, अगर घनत्व द्रव्यमान की बात करें तो किस पर निर्भर करता है, तो ऐसे देखिए लिख सकते हैं एम ए अपॉन, ठीक है, 4/3 पाई आर नॉट ए, ठीक है, 1/3 पर पावर 3। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे क्या, 3। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा ये वाला। ठीक है, एम, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा ए से ए कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा ना, तो यहाँ से अगर ये कट जाएगा तो यहाँ ये आ जाएगा आर क्यूब, और यहाँ पर से ए क्या हो जाएगा, ए से ए भी कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 4 पाई आर नॉट क्यूब। ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के अनुसार, मतलब इसके अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, नियतांकों पर ही निर्भर करता है, द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। तो यही वही लिखना था, घनत्व संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए इसमें कहा ए तो नहीं, क्या नहीं हमारा, द्रव्यमान संख्या नहीं है। ठीक है, तो उस पर हम क्या करेगा, ये निर्भर नहीं करेगा। जो हमारा ए था वही क्या हमारा था, द्रव्यमान संख्या था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर खंड द सेक्शन डी अगर हम देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। किसी धातु का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर 2000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश किरणों द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा करना था, यानी चौथे का क। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। अगर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का अगर हम समीकरण देखते हैं तो समीकरण हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो समीकरण होगा वो हमारा क्या होगा, ई के बराबर क्या होगा हमारा, फोटॉन की ऊर्जा। ठीक है, क्या लिखेंगे, फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। ठीक है, अगर कार्यफलन यहाँ पर देखते हैं यानी ई के। ठीक है, अगर हम ई के बराबर अगर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ई के, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, फोटॉन की ऊर्जा यानी एच वी माइनस डब्ल्यू, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डब्ल्यू होता है इसको हम क्या लिखते हैं, एच वी नॉट। ठीक है, यानी ये हो जाएगा क्या, एच वी माइनस एच वी नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हम एच कॉमन लिए तो हमारा क्या होगा, वी माइनस वी नॉट, यही तो होगा। तो यहाँ पर देखिए ई, ये क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसको हम लिखेंगे यानी 1/2, ठीक है, एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन, ठीक है, यानी कार्यफलन दे दिया, यानी फाई नॉट की वैल्यू दे दिया, क्या दे दिया है, फाई नॉट कितना दे दिया, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा का भी मान दे दिया है। ठीक है, कितना दे दिया, 2000 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। ठीक है, 2000 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। तो इसको अगर हम चेंज करें तो चेंज कैसे होगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक पेज पे कर देते हैं, कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में धातु का कार्यफलन यानी फाई की वैल्यू दिया है, फाई नॉट की वैल्यू दे दिया कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है। ठीक है, आपतित किरण, क्वेश्चन में कह रहा है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा का मान भी दे दिया, कितना दे दिया, 2000 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। ठीक है, 2000 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। ठीक है, तो 2000 को अगर हम चेंज करें, देखिए यहाँ पर एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻ कितना होता है, -10, अब ये हो जाएगा हमारा मीटर में। ठीक है, अब कह रहा है आपतित फोटॉन की ऊर्जा, आपतित फोटॉन की ऊर्जा अगर ई है तो क्या होता है, एच सी अपॉन क्या होता है, लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखें तो 12, ठीक है, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे कितना है हमारा, 2000 एंगस्ट्रॉम, यही तो दिया है।
ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर हम देखते हैं तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, अभी देखिए इसमें और निकालना हमें क्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी के मैक्स। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिसे डिनोट करता है, लेकिन बोल दे रहा हूँ। ठीक है, उसको नहीं लिख रहा हूँ। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसको किससे लिखते हैं, के मैक्स से। तो ये के मैक्स हमारा क्या होता है, ई माइनस फाइव नॉट। तो ई कितना है हमारा 6 पॉइंट, अभी निकालें यहाँ पर 6.2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 2.0। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देखेंगे क्या, निरोधी विभव। निरोधी विभव जो होता है हमारा क्या होता है, निरोधी विभव की बात करते हैं, यानी वी नॉट। वी नॉट हमारा क्या हो जाएगा, तो वी नॉट हमारा होता है के मैक्स बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी हम निकाले हैं, कितना होता है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा वी नॉट। अगर यहाँ पे वी नॉट निकालते हैं तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो हमारा कितना बचा 2.0 वोल्ट, यही तो बचा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ख नंबर। ठीक है, तो ख नंबर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। देखिए ख नंबर कह रहा है, बोर परमाणु मॉडल के अवगृहतों के लिए और हाइड्रोजन परमाणु वर्गक्रम में बामर श्रेणी की प्रथम 3 रेखाओं के संगत ऊर्जा स्तर का आरेख द्वारा दर्शाइए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए बोर, ठीक है, का परमाणु मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए दिया गया, जिसके मुख्य अभिवृत्त हैं इलेक्ट्रॉन केवल विशिष्ट कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जिनका कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग क्या होगा, एम वी आर जो होगा क्या होगा, NH अपॉन 2 पाई होगा। ठीक है, होता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थिर कक्षा से दूसरी में कूदता है तो फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखना था। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, और बोर परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिगृत। ठीक है, अभिगृत अब लिख देते हैं, तो कह रहा है पहला अभिगृत क्या होता है हमारा, स्थिर कक्षाएं। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्थिर कक्षाएं। ठीक है, अगर स्थिर कक्षाओं में देखें तो लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें स्थिर कक्षाएं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। अगर दूसरा कहते हैं, देखिए कोणीय संवेग का परिमीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग क्या हो, यानी MVR जो NH अपॉन 2 पाई के बराबर हो, जहाँ N क्या होता है हमारा 1 2 3 होता है, क्वांटम संख्याएं होती है। ठीक है, और क्वांटम संख्या यानी M जो होता है वो क्या होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान V, और क्या होता है वेग R, और त्रिज्या क्या होता है H, प्लांक कांस्टेंट स्थिरांक होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए लिखते हैं दूसरा क्या है, कोणीय संवेग का परिमीकरण, यानी MVR। ठीक है, NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा अगर देखें N क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, N। ठीक है, M क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। V क्या है वेग, R क्या है त्रिज्या, और H क्या है प्लांक स्थिरांक है। ठीक है, अगर इसी तरह अगर हम देखते हैं तीसरा, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उसे उत्सर्जित ऊर्जा होती है, यदि कम से कम अधिक हो जाता है तो अवशोषित होती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लिए होंगे। ठीक है, मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल करा देते हैं हम। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कह रहा है ग नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर तथा ए मीटर पाठ्यक्रम ज्ञात कीजिए, क्या परिपथ अनुनाद की अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल को हम कर लेते हैं। तो देखिए अनुनाद की अगर स्थिति की बात करें, ठीक है, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है हमारा, जो XL होता है वो क्या होता है XC के बराबर होता है, यानी 4, और ये ओम होता है। ठीक है, ये अनुनाद की स्थिति में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें, अगर प्रतिबद्धता रहे तो क्या होता है, यानी Z बराबर हमारा क्या होगा, Z बराबर क्या होता है R, यानी ये कितना दे दिया हमारा 45 ओम दे दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम यही देखते हैं वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर हमारा क्या होगा, VL माइनस क्या होगा VC। ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि दिया है कि जो XL है, ठीक है, वो हमारा XC है, तो प्रेरक की और संधारित्र के सिरों का विभव क्या है हमारा बराबर है। ठीक है, और विपरीत भी है, इसलिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा हमारा, विभव क्या हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा विभव कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। और अगर यही ए मीटर की हम बात करें, ए मीटर की, तो ए मीटर हमारा क्या होता है, तो देखिए VRMS बराबर क्या होता है, V नॉट अपॉन √2, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें V नॉट की वैल्यू दिया है, V नॉट की वैल्यू यहाँ पर दिया है, कितना दिया है 135। ठीक है, 135 √2 बटे √2, अगर यहाँ से काट दें तो कितना आ जाएगा हमारा 135 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा वोल्ट। लेकिन अगर यही हम IRMS निकालें तब क्या होगा हमारा, यही RMS निकालें तो VRMS अपॉन क्या होगा √2 होगा, तो VRMS 135 बटे √2, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा, √2 नहीं, क्या होगा हमारा VRMS बटे
जेड होता है, ठीक है, जेड होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 135, और जेड जेड की वैल्यू यहाँ पर दिया है, कितना दे दिया है यहाँ पर देखिए, जेड और आर हमने बराबर किया था, तो ये हमारा 45, ठीक है, तो 45 हो गया। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 3 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा देखिए जो उत्तर होगा वो वोल्ट मीटर पर हमारा कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, और ए मीटर पर जो होगा वो हमारा कितना होगा, 3 एम्पियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा, ठीक है। किसी चुंबक के द्विध्रुवी को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने से कृत कार्य पर सूत्र प्राप्त कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थिति चुंबकीय क्षेत्र को 180 घुमाने पर कृत कार्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सूत्र देखते हैं तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यानी W बराबर हो जाएगा MB, ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2 होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में अब इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर भी कितना होगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, MB इसका आंसर आएगा, ठीक है। कितना कार्य होगा हमारा 2 MB, ठीक है। देखिए इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब जो भी इसके आंसर है जैसे कि अड़ा हो गया, ठीक है, बाकी हमारा जो 5वें का क ख ग घ, ये सारे जो भी क्वेश्चन है हम आपको इस सारे क्वेश्चन का सॉल्व एक नेक्स्ट वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग उसे अच्छी तरह से आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल को हम उसमें सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।